हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 था उसमें हमने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म देखा था। अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेडब्ल्यू मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म नहीं देखा हो तो टाइप करिए यूट्यूब पे जीएस फिजिक्स लेक्चर 2 कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो स्केलर फॉर्म आपने अच्छे से लर्न कर लिया, परमिटिविटी क्या है वो आपने अच्छे से सीख लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का थर्ड टॉपिक लेक्चर नंबर 3 का। जो लेक्चर नंबर 3 है उसका हमारा टॉपिक है आज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वो एक बार सीख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि कूलम्स लॉ क्या करता है, सिर्फ दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको डिफाइन करता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो यानी मल्टीपल चार्जेस हो तो कूलम्स लॉ वर्क नहीं करता, उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अप्लाई करना होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम चैप्टर का टाइटल एक बार वापस डाल देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फील्ड्स पे आ जाएंगे, अभी तो हम चार्ज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि आपको पता है, आप 11th में लर्न करके आए हो कि वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इंडिकेट करता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट ओरिजिन पॉइंट ओ। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल अपना है Q1, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर R1 के ऊपर है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल हमारा है यहाँ पे Q2 जो हमारा R2 पोजीशन वेक्टर पे है। ठीक है, अब देखो दोनों अपने अपनी पोजीशन ले चुके हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल। अब अगर मैं ऐसा बताऊं आपको कि चार्ज पार्टिकल Q2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो 2 से 1 की डायरेक्शन ये होगी और हम उसको लिखेंगे F12। ओके बच्चों, ये फोर्स F12 का मतलब होगा फोर्स एक्सर्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। पीछे वाला जो होगा वो फोर्स लगाएगा और आगे वाले के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल 2 एक्सर्टिंग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पे फोर्स लगा रहा है। तो डायरेक्शन कौन सी है, 2 से 1 की ओर। ओके, फ्रॉम 2 टू 1। अब देखो बच्चों, जितना फोर्स 2 1 के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स पार्टिकल 1 2 के ऊपर लगाएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। ये देखो 1 2 पे इस तरफ लगाएगा, यानी हम उसको लिख सकते हैं F21। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लगा रहा है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। 1 ने फोर्स लगाया, किसके ऊपर लगाया, 2 के ऊपर लगाया, तो हम इसको लिख सकते हैं F21। एक बात हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि F12 और F21 दोनों की वैल्यू सेम आएगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी, क्योंकि 2 से 1 इस तरफ है और 1 से 2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही तो हमें वेक्टर लॉ में प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर बोर्ड्स में आप कर रहे हो तो आपको लिखना होता है कि there is a two charge particles at located position vector r1 and r2 respectively, force। अब हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि चार्ज पार्टिकल Q2 1 पे लगा रहा है तो उसका कितना फोर्स आएगा। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज डिफाइंड एज, अब देखो फोर्स ऑन Q1 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 हमारा ये फोर्स लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 R1 2 स्क्वायर। बच्चों आप अच्छे से देखो तो मैंने यहाँ ऊपर एरो लगाया हुआ है। देखो अपनी एनसीईआरटी में या और किसी भी बुक में जब भी आप देखो वेक्टर क्वांटिटी तो उसको ऐसे बोल्ड किया होगा, ऐसे डार्क हाईलाइट किया होगा, लेकिन अपनी नोटबुक में हम ऐसा कर नहीं सकते वरना पेज फट जाएगा। इसलिए हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, ऊपर एरो लगा के। जब भी हमारी कोई भी क्वांटिटी में ऊपर एरो आएगा
इसका मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, या टेक्स्ट बुक में अपनी एनसीईआरटी में उसको बोल्ड किया हुआ है, मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो अब यहाँ पे हमने F12 वेक्टर दिखाया है, इसलिए हमें यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा R12 कैप, जिसको हम कैरेट बोलते हैं, कैरेट या कैप, जो ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में लर्न कर चुके हो। ओके, ये कैरेट क्या दिखाता है, R12 कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ है, हमारी जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ है। इसका मतलब यही होता है कि ऊपर हमारे यहाँ डायरेक्शन रहेगी, नीचे हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा, सिर्फ वैल्यू रहेगी। और अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, R1 माइनस R2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 माइनस R2, और नीचे मोड में, नीचे उसकी मोड ले लेंगे हम, यानी वो कभी भी माइनस नहीं आएगी, प्लस ही आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं आपको अच्छे से क्लियर करूं, मान लो मैं ए कैप ले रहा हूं और मेरे पास एक वेक्टर है ए 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर ये वेक्टर है तो मुझे उसको अगर उसका कैप दिखाना है ए कैप यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे, ऊपर डायरेक्शन नीचे मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो यही है कि पार्टिकल हमारा 2D मोशन कर रहा है आई और जे में, और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2i कैप प्लस 3j कैप √13। तो ये हमारी पूरी वैल्यू आई ए कैप की। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको आइडिया आया होगा कि ये R12 कैप क्या है। तो R12 कैप ये है कि R12 की यानी 2 से 1 की ओर डायरेक्शन, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ वैल्यू आएगी उसकी। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं, जो थोड़ा बेसिक था, जो 11 का रिकॉल किया हमने यहाँ पे, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 4 नहीं किया हो तो एक बार अच्छे से वापस कर लीजिए, तो पूरा जो फर्स्ट बुक है हमारा एनसीईआरटी का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया F12 फोर्स, जिसका R12 कैप क्या है, R12 कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन 2 to 1 पार्टिकल 2 to पार्टिकल 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब यही फोर्स अगर 1 अगर 2 पे लगा रहा हो तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन पार्टिकल Q2 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल Q1 इज डिफाइन एज, अगर हम उसको डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, F2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, जो आगे होता है उस पे ऑलवेज लगता है, जो पीछे होता है वो ऑलवेज फोर्स लगाता है। तो F21 इज इक्वल टू के Q2 Q1 R21 स्क्वायर R21 कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब बच्चों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हियर अगर मुझे वैल्यू के मामले में, मैग्नीट्यूड के मामले में अगर मुझे 2 1 को 1 2 लिखना हो तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, यस 21 को हम 12 लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के मामले में। यहाँ 21 को 12 मतलब अगर मैं 1 से 2 का डिस्टेंस मेजर करूं या 2 से 1 का डिस्टेंस मेजर करूं, हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो वैल्यू तो उसकी सेम ही आएगी, यानी 2 1 को हम 1 2 लिख सकते हैं अगर उसकी वैल्यू का हम कंसर्न यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन के मामले में लिखना हो, अगर मुझे R12 कैप को R21 कैप को मुझे R12 कैप लिखना है तो मैं नहीं लिख सकता। अगर मुझे लिखना ही है तो आगे आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का मामला है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से 1 इस तरफ है तो 1 से 2 उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि अगर मुझे R21 कैप को R12 कैप लिखना ही है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये प्लस डायरेक्शन में था तो ये माइनस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर मैं ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ रिप्लेस कर दूं तो कुछ बात बनेगी हमारी। तो देखो F21
इज इक्वल टू के। देखो मैं Q2 इंटू Q1 करूं या Q1 इंटू Q2 करूं, मल्टीप्लीकेशन है तो हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2, और ये मैग्नीट्यूड है, देखो मैग्नीट्यूड मोड में, यानी मैग्नीट्यूड को हम 2 1 को 1 2 लिख सकते हैं, तो R12 स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे R21 कैप को R12 लिखना है, R21 कैप को R12 लिखना है, तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम आगे ले लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ कि F21 इज इक्वल टू, माइनस हमारा आगे चला आया, के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप अच्छे से इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो के Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप है, वही चीज यहाँ निकल के आई, देखो के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है F12 है ये, तो यहाँ भी हम लगा देंगे F12, तो ये हमारा हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन, ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल 2 जितना फोर्स 1 पे लगा रहा है उतना ही 1 2 पे लगा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि वेक्टर का मामला है, ठीक है। तो यहां हमने प्रूव किया दस चार्ज पार्टिकल्स agrees with न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड क्यों सेम है बच्चों, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है। अगर मैं 2 से 1 जाऊँ या 1 से 2 जाऊँ, डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, 2 से 1 और 1 से 2। इसीलिए अब आपको याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल भी न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ अग्रीड करते हैं लेकिन डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा जो कूलम्स का वेक्टर फॉर्म है वो, ठीक है। न्यूमेरिकल बच्चों जो जिसमें डायरेक्शन नेसेसरी नहीं है वो बहुत सारे हमने लेक्चर नंबर 2 में किए थे। इस लेक्चर में हम डायरेक्शन वाले करेंगे, यानी अब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे जाएंगे, उसमें भी डायरेक्शन हमारी रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, ठीक है। तो ये अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप लिख लीजिए, और मैं इसको मिटा के अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अभी मैं चैप्टर का नेम भी मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हमें करना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो बच्चों ये प्रिंसिपल तब लगेगा जब मोर देन 2 चार्जेस हो। 2 चार्जेस हो तो हम कूलम्स लॉ से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चार्जेस हो, 2 से ज्यादा चार्जेस हो, तो हमें इस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, ओके। तो अब हम करेंगे फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उसको आप बोल सकते हो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं 2 चार्ज लेके, उसके बाद मैं आपको एक JEE मेन का क्वेश्चन कराता हूं जो 2022 में पूछा गया है, ताकि आपको आइडिया आ पाए कि किस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये ओरिजिन है, चार्ज पार्टिकल Q1 अपना इधर है, ये रहा, ओके, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल अपना Q2 ये रहा, या फिर मैं इसको Q2 ले लूँ, इसको Q3 ले लूँ, और चार्ज पार्टिकल Q1 को अगर हम इधर ले लें तो इस तरह से हो जाएगा। ये अपना ओरिजिन है, ये पार्टिकल 1 की पोजीशन R1 कैप, ये 2 की पोजीशन R2 कैप, और ये 3 की पोजीशन R3 कैप। अब मान लो वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q1, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर सिर्फ 2 1 पे लगा रहा हो तो हम कूलम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। 1 पे लगा, किसने लगाया, 2 ने, तो ये हमारा हो गया F12, ठीक है। तो एक फोर्स तो ये लग ही रहा है, लेकिन अगर 1 पे 3 भी लगाएगा तो वो इस तरफ जाएगा 1 3, ओके। अब बच्चों 2 फोर्स लगे टोटल चार्ज Q1 पे, ठीक है। तो जैसा हमने 11 में पैरेललोग्राम मेथड किया था,
इसके बराबर इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसके बराबर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। तो डायगोनल जो आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स डिफाइन करेगा F1। ये आपको आइडिया होना चाहिए, जितने भी फोर्स है उसका हमें रिजल्टेंट यहाँ पे मिल सकता है। अगर और भी कोई क्यूएन होता तो टोटल हम तीनों फोर्स को ऐड करते, वो हमारा रिजल्टेंट आता। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों वापस में बता रहा हूँ आपको कि जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा F12, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि Q1 और Q2 दो दोस्त हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों दोस्त हैं, उनकी एक फ्रेंडशिप है। उनकी फ्रेंडशिप की वैल्यू, अगर फ्रेंडशिप को हम नाप सकते तो मान लो कि उनकी फ्रेंडशिप की वैल्यू F12 है, ठीक है। अब Q1 ने क्या किया कि नए बंदे के साथ फ्रेंडशिप करी Q3 के साथ, Q3 के साथ फ्रेंडशिप जो करी उसकी वैल्यू क्या आई F13। ओके, अब Q1 के तो दो फ्रेंड हो गए, Q2 भी फ्रेंड है, Q3 भी फ्रेंड है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले कौन फ्रेंड थे 1 और 2। तो इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है Q3 और Q1 की नई फ्रेंडशिप से इनकी फ्रेंडशिप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो दोस्ती इनकी पहले थी, जो वैल्यू पहले थी F12 की, इसके Q3 के आने के बाद, Q1 के साथ आने के बाद इनकी वैल्यू तो वही रहेगी। यानी Q3 ने Q1 के साथ फोर्स लगाया तो इसके फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F12 की जो भी वैल्यू है वो वही रहेगी। यानी कि जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो थर्ड चार्ज का फोर्स उनको इंटरफियर नहीं करता। इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी इसके आने के बाद भी वो फ्रेंडशिप वही बनी रहेगी जो पहले हुआ करती थी इसके आने से पहले। ओके, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको बोलते हैं टू बॉडी फोर्सेस। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको थर्ड चार्ज कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो फ्रेंडशिप 2 और 1 की है, 3 और 1 की अलग ही रहेगी, उनकी कुछ अलग ही वैल्यू रहेगी, वो 1 2 को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इट इज अ टू बॉडी फोर्सेस, इसको बोलते हैं टू बॉडी फोर्स। ओके, नया चार्ज आ जाने से उनके फोर्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले फोर्स हुआ करता था बाद में भी वही फोर्स बना रहेगा। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। और एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा यहाँ मैंने 1 1 नहीं लिखा है, F11, यानी कि चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो खुद के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगाता। ओके, चार्ज पार्टिकल नेवर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन इटसेल्फ, ऑन, ओके, ऑन आवरसेल्व्स, खुद के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, चार्ज पार्टिकल इटसेल्फ खुद के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगाएगा, जो भी फोर्स लगेंगे वो दूसरे पार्टिकल्स ही लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ F11 नहीं लिखा है। तो पहले हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज Q2 is defined as charge particle Q1, force on charge particle Q1 due to charge Q2 is defined as, तो उसको हम कूलम्स लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, के Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप, जो हमने पढ़ चुके हैं हम। सिमिलरली मैं लिखूंगा, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू Q3 दैट इज F13। तो F13 हमारा हो जाएगा के Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 का कैप। इस तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें तो नेट फोर्स फाइंड करना है Q1 के ऊपर। तो Q1 के ऊपर नेट फोर्स लगेगा F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। दोनों को हमने जोड़ दिया क्योंकि दो पार्टिकल मिलके एक पे Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। तो F1 हमारा क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप हो गया। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया 1 के ऊपर। अब बच्चों ये तो सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं जो Q1 पे लगा रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि दो चीज इसमें कॉमन आएगी, एक तो कांस्टेंट के
और एक जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है वो चार्ज पार्टिकल, यानी Q1 ये कॉमन आया। ओके, तो चेंज कौन हो रहा है? जो फोर्स लगा रहा है उसकी चार्ज चेंज हो रही है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे n पार्टिकल्स होते हैं, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, मान लो यहाँ पे n पार्टिकल्स होते हैं और सारे के सारे फोर्स लगा रहे होते हैं, तो ये चीज हमारी इस तरह से आ जाती है कि Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस डैश डैश, सब लिखने जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्टली लास्ट वाला लिखते हैं कि Q1 Qn R1n स्क्वायर R1n कैप, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अगर हमें मान लो 100 पार्टिकल्स है तो सबको कहाँ जोड़ने जाएंगे इस तरह से, इसलिए हम यहाँ पे समेशन कर सकते हैं। तो समेशन हमारा आएगा I इज इक्वल टू 2 to n। अब इसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 क्यों नहीं आएगा? पार्टिकल नेवर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन इटसेल्फ, खुद के ऊपर कभी फोर्स नहीं लगाएगा, वो दूसरे पार्टिकल ही लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं हमें इंक्लूड करना है कि Q1 QI R1I स्क्वायर R1I कैप हो गया। इसमें से आप के Q1 को बाहर निकाल सकते हैं 2 से लेके n तक, बाकी सारी वैल्यूज हमारी चेंज होती रहेगी। के तो हमने निकाल दिया है तो अब के नहीं आएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मान लो 50 पार्टिकल फोर्स लगा रहा है 1 पे, तो आई की जगह 50 आ जाएगा, आई की जगह 50 आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी मल्टीपल चार्जेस हैं उनका हम यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है Q1 पे, वो हम टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो इस तरह से आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लर्न कर सकते हो। ये तो ठीक है, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा अगर मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो एक हम न्यूमेरिकल करते हैं जो JEE 2022 में आ चुका है, तो उसकी वजह से आपको आइडिया आएगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किस तरह से वर्क करता है। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ पाए, बाकी हम स्क्वायर का या ट्राइंगल का, इस तरह से पॉलीगॉन टाइप के क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये क्वेश्चन हमारा है JEE मेन 2022। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा बहुत लेंथी क्वेश्चन, तो मैं ऐसे लिख नहीं रहा, मैं आपको इस तरह से डायरेक्ट डायग्राम बता के बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। A का जो वैल्यू है वो है 5 माइक्रोकूलम। Q1 Q2 बताने की भी जरूरत नहीं, अगर बताओ तो भी चलेगा। 5 माइक्रोकूलम, ये है 0.16 माइक्रोकूलम और ये है 0.3 माइक्रोकूलम। ये तीनों चार्ज हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और अब हम डिस्टेंस लेते हैं, तो A और C के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, A और B के बीच का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा 3√2। डेफिनेटली पाइथागोरस हम इसको कर सकते हैं, C के नहीं सब गिवन है। हमें फाइंड करना है फाइंड द फोर्स ऑन अ राइट एंगल चार्ज पार्टिकल। राइट एंगल चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ऑप्शन में लिखूंगा यहाँ पे 177 न्यूटन, 12 न्यूटन, 17 न्यूटन, 29 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कंसेप्ट समझ आ गया हो, और नहीं आया हो तो मैं आपको यहाँ कराता हूँ। देखो कि पहले हम क्या करते हैं, C यानी कि Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करते हैं, फोर्स Q13 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स Q13 हमारा क्या आएगा, तो K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो बिकॉज दोनों दो वेक्टर ही हैं, और दो वेक्टर हो तो हमें फॉर्मूला पता ही है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.2 था, लॉ ऑफ कोसाइन 11th में, वो पढ़ चुके हैं हम, इसलिए वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एनसीईआरटी के साथ कोरिलेट कराऊंगा कि जो JEE नीट का जो पूरा सिलेबस है, ओके, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ टॉपिक
अपने एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। यानी कि पहले आप एनसीईआरटी एक बार अच्छे से कर लोगे तो आपका आगे का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। अब देखो हम इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो k की वैल्यू 9 10⁹, Q1 Q1 हमारा यही है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो यानी -6। Q3 3 यहाँ लगा रहा है तो उसकी वैल्यू 0.3 है माइक्रोकूलम यानी -6। और R13 दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो हम उसको मीटर में करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4। 9 को काटेगा तो 5 3 जा 15 और एक पॉइंट है तो 1.5। 9 -6 -6 9 -12 -4 ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये हमें F13 की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो 1.5 यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड है इसलिए डायरेक्शन हमने लिख रहा। 9 + 4 13 13 -12 10⁻1 और एक डिजिट हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 न्यूटन। तो F13 हमारा आ गया 15 न्यूटन, एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू पता करते हैं जो कि होगी हमारी F12 का 4। तो यहाँ हो जाएगा K Q1 Q2 R12 स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके तो अब देखो बच्चों K की वैल्यू आएगी 9 10⁹, Q1 हमारा है 5 माइक्रो का -6 और Q2 हमारा है 0.16 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हमारा वही है 3 सेंटीमीटर तो 9 10⁻⁴। 9 से 9 हमारा यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और 16 5 80 आता है लेकिन 2 पॉइंट कटे हुए हैं तो 0.8 10⁻9 -12 और -4 नीचे से ऊपर आएगा तो साइन चेंज करके आएगा, ठीक है। 0.8 9 + 4 हमारा 13 -12 तो F12 हमारा हो गया यहाँ पे 0.8 10⁻1 यानी कि 8 न्यूटन। वेरी गुड, 2 फोर्स हमें मिल गए। अब हमारा काम एकदम आसान हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है। अब देखो बच्चों कि एक फोर्स हमें इस तरफ मिला, दूसरा फोर्स हमें इस तरफ मिला, ठीक है। जो 1 ये जो हमारा फोर्स है वो 1 3 है, 1 3 और ये जो हमारा 1 2 है। तो ये 1 3 और ये 1 2, ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर दो फोर्स हमारे इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हो तो थर्ड हमारा डायगोनल होगा। ये देखो बच्चों ये, ठीक है। यानी अगर दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल पता हो तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ रखा है कि दो वेक्टर हो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता हो तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट नेट फोर्स। तो नेट फोर्स 1 पे लगने वाला हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मान लो ये हमारा F1 है, ये F1 3 F1 2 1 3 1 2 इस तरह से हम ले लेते हैं। तो F1 3 हमारा कितना है 15 का स्क्वायर 225, F12 का स्क्वायर 64 और 2 F12 F1 3 cos 90। तो cos 90 तो हमारा 0 ही होगा। ये देखो 90 बन रहा है ना दोनों के बीच, 1 3 इस तरफ है और 1 2 इस तरफ है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यानी कि cos 90 हमारा क्या होगा 0। बहुत अच्छे से आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। और 225 + 64 5 + 4 9 9 6 + 2 8 2 + 0 2 289 कौन सा स्क्वायर मैच कर रहा है इसमें से। तो जैसे कि हमें पता है कि 18 का 324 आता है तो आंसर हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे 17 न्यूटन। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा 17 न्यूटन होगा। मैं यहाँ 1 नहीं लिखूं तो भी चलेगा, ये हमारा F फोर्स आ गया। दोनों ने मिला के कितना फोर्स लगाया 17 न्यूटन लगाया।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमें इस तरह से हेल्प करता है इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। अगर ये आपको आ गया तो ट्राइंगल के कितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। अब यहाँ पूछ सकते हैं फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पूछ सकते हैं, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी जगह लगे। आप देखो यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये आपको 60 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ एंगल 90 बना तो हमने यहाँ 90 रख दिया। जो भी एंगल बन रहा हो वो एंगल आप रख सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और एक और मैं आपको स्क्वायर का भी दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर का मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता देता हूँ। आप एक बार खुद से ट्राई करना, वो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। इसी तरह से वर्क करेगा। सिर्फ वहां पे एक चार्ज के ऊपर लग रहे हैं तो 3 फोर्स लगेंगे अगर हमारा स्क्वायर रहा तो। ठीक है, तो अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है देखो, तो हमें क्या करना है। मान लो सारे पॉइंट पे क्यू 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 चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे चारों चार्जेस क्यू क्यू हैं। मान लो इस पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये लगाएगा, ये भी लगाएगा। इसको मान लो मैं F1 लेता हूँ, इसको F2 लेता हूँ, इस तरह से लगा दिया। तो F1 F2 का जो रिजल्टेंट मिलेगा, F1 का और F2 का जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको मैं मान लो F डैश ले लेता हूँ, F डैश। ओके, अब ये भी तो लगाएगा, ये थर्ड चार्ज है वो भी लगाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा F डैश आया और थर्ड चार्ज को हम ले लेते हैं F3 और इस तरह से F3 भी आएगा। ये दोनों का डिस्टेंस सेम है देखो, लेकिन पाइथागोरस से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारा फोर्स F3 रहेगा। तो अब आप सोचो कि दो फोर्स हमारा है, एक आया F डैश और एक हमारा आया F3, तो दोनों को आप मिला दोगे, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकालना है। ठीक है, दो चार्ज के बीच, दो चार्जेस के बीच लग रहे फोर्स किस तरह से निकालते वो तो आपको पता ही है। ये डिस्टेंस रहेगा, इसका भी ये डिस्टेंस रहेगा, सिर्फ आपको डायगोनल जो लाइन होगी उसका डिस्टेंस पूरा डायगोनल लेना है, जो हमारा F3 है यहाँ पे। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो हमारा F डैश है। F डैश हम इस तरह से निकालेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, जो अभी हमने निकाला था उस तरीके से वो निकल गया। फिर तो आपको F3 के साथ ऐड ही करना है। तो अगर आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस आपको देखने पड़ेंगे फोर्सेस, बाकी इस तरह से आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। हाँ, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस रहना। ओके, जैसे कि आपने 11 में पढ़ चुके हो कि मान लो ये टेक्स्ट बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी है तो ऊपर उसको लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे उसको लग रहा है mg। अगर टेक्स्ट बुक वहीं के वहीं पड़ी है तो देयर आर टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जितना फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है उतना ही हमारा वेट फोर्स लगा रहा है, तो ये बुक हमारी इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से यहाँ चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम रहेंगे। तो आपको इतना आइडिया होगा कि चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब उसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस अपोजिट हो और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो। समझ आया ना, दोनों फोर्सेस अपोजिट हो और डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो और वैल्यू सेम हो, तब हम उस चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है। ओके, तो 100 बात की एक बात बच्चों कि चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना यानी कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना। अगर 3 चार्जेस सिस्टम लेंगे तो तीनों के ऊपर नेट फोर्स 0 हो रहा होगा, या जो चार्ज पार्टिकल हम रख रहे हैं उसके ऊपर फोर्स 0 हो रहा होगा। नेट फोर्स लगने वाला फोर्स हमारा 0 होगा। तो किस तरह से होगा सर दिखाओ थोड़ा, तो वो अब हम देखते हैं कि नेट फोर्स हमारा यहाँ पे 0 किस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 3 पार्टिकल सिस्टम्स। 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम में पहले हम लेंगे लाइक चार्जेस हो, अगर दोनों प्लस प्लस हो और जो रख रहे हैं वो चार्ज प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे लाइक चार्जेस, 4 लाइक चार्जेस।
3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर लाइक चार्जेस हुए तो हमारा ये किस तरह से वर्क करेगा ये मैं आपको दिखाता हूं। एक हमारा ये Q1 चार्ज है, दूसरा ये हमारा Q2 चार्ज है। दोनों मान लो पॉजिटिव हैं, ओके, नेगेटिव भी हो सकते हैं लाइक चार्जेस तो, लेकिन अभी हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हम किसी थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे लाइन ज्वाइनिंग अलोंग दी 2 चार्जेस। दोनों चार्ज को सेंटर से सेंटर जोड़ने वाली लाइन पे ही चार्ज पार्टिकल आएंगे, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि कूलम लॉ जो लगता है वो अलोंग द लाइन लगता है। सो अलोंग द लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अलोंग द लाइन हमारा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो कि चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ रखा बीच में। सर बीच में ही क्यों, क्या हम राइट साइड या लेफ्ट साइड नहीं रख सकते? तो बच्चों क्यों नहीं रख सकते वो हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम वापस आते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे रखा, ओके, इक्विलिब्रियम होना यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लगना। अब अगर मैं Q1 के लेफ्ट साइड चार्ज को रख रहा हूं तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिपल्सन लगेगा इसकी वजह से इसको, ठीक है, जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट किया है। लेकिन ये प्लस Q2 और ये भी प्लस, ये भी तो रिपल्सन लगाएगा। आप देखो दोनों एरो लेफ्ट साइड हैं, यानी चार्ज पार्टिकल तो भाग रहा है इस तरफ, ओके, वो खड़ा रहना चाहिए, जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए, वो भागना नहीं चाहिए। इसीलिए दोनों फोर्स हमारे एक डायरेक्शन में नहीं आने चाहिए, यानी ये पॉइंट हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो उसी चार्ज पार्टिकल को मैं यहां रखूं प्लस Q, तो Q2 उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ओके, और ये जो प्लस Q1 है ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी तो रिपेल ही करेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है वापस, यानी ये भी 0 होना इम्पॉसिबल है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम उसको अगर बीच में रख दें तो क्या हो सकता है। अब देखो बच्चों, मान लो कि हमने उसको बीच में रख दिया, कहीं बीच में मतलब कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इसका और इसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो कि मान लो मैंने उसको बीच में रखा तो प्लस Q1 इसको रिपेल करेगा और प्लस Q2 उसको ब्लू पेन से जो मार्क कर रहा हूं उस तरफ रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में लेना है, लेकिन डायरेक्शन उसकी कंपल्सरी अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ये हमने पॉइंट O मार्क किया हुआ है, वो बैलेंस कब रहेगा, जब चुन्नू और मुन्नू दोनों उसको इक्वल फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे क्या है कि दोनों चार्ज इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि चार्ज पार्टिकल स्मॉल के ऊपर नेट फोर्स 0 लेना होगा। 0 लेना होगा मतलब होना ही चाहिए 0, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, तभी ये थियरी हमारी वर्क करेगी। आपको और अच्छा आइडिया देने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल लेता हूं जो कि एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो वो जेडबलई का एक क्वेश्चन है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूं फिर आपको जेडबलई का क्वेश्चन कराता हूं, तो आपको आइडिया आएगा किस तरह से ये क्वेश्चंस वर्क करते हैं। बच्चों इसमें अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते तो क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अगर हम माइनस चार्ज रखते हैं माइनस Q, तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता, ये भी प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करता, तो भी तो हमारा वो सिचुएशन नहीं आ पाती इक्विलिब्रियम वाली। अब अगर मैं इस माइनस को यहां रखता तो क्या होता, वही होता जो भी हुआ है, ये प्लस Q माइनस को अट्रैक्ट करता और ये प्लस Q2 भी माइनस को अट्रैक्ट करता। ओके, तो यहाँ भी ये मेथड वर्क नहीं करती, और अगर हम वो माइनस को यहाँ रखते तो प्लस Q उसको अट्रैक्ट करता और ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करता, तो दोनों फोर्स अपोजिट लगते, तो वो वहाँ पे स्टेबल बना रहता, न्यूट्रल पॉइंट हमारा वहाँ पे आ जाता। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो मैं आपको बच्चों इस मेथड का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर शॉर्ट ट्रिक इसमें कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं
कि डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से कैसे आंसर ला सकते हैं। पहले मैं आपको मेथड से बताता हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में क्या बच्चों कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, जबकि मेथड को तो कंसेप्ट पे चलता है, और हमारा तो यही मकसद है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं और फिर हम मूव करते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। देखो बच्चों, एक जो मैं क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ उसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं, ओके, चार्ज पार्टिकल Q1 है, उसकी वैल्यू है 9Q, और दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वैल्यू है ओनली Q। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बता रखा है वो है हमारा 16 सेंटीमीटर। हमें पता ये करना है कि ये छोटे वाला जो चार्ज है हमारा प्लस Q, उसको कहाँ पे रखा जाए ताकि हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सपोज कर लेना पड़ता है। मान लो कि हम सपोज करते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमारा x पॉइंट पे वो न्यूट्रल पॉइंट हमारा आ जा रहा है। ठीक है, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 16 माइनस एक्स। सर एक ऑप्शन तो बता दो हमें ताकि हम खुद से कर पाए। तो ऑप्शन बच्चों लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर। देखो ये बच्चों यहाँ से प्लस क्यू से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, तो मैं लिखता हूँ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9Q, उसके बाद 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9Q, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस Q चार्ज, और डी हमारा रहेगा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस Q। अब देखो बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या करा, ज्यूम कर लिया कि मान लो कि प्लस 9Q से x डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है जहां पे हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम पजेस कर रहा होगा। तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले एफ नेट 0 ले लेना है, यानी कि टोटल फोर्स 0 ले लेना है। अब टोटल फोर्स हमारा 0 हो रहा है, मतलब कि इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स उसकी वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अभी तो मैंने दोनों को सेम ले लिया। ठीक है, अब देखो के Q1 हमारा क्या 9Q, Q2 हमारा क्या स्मॉल q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये टोटल 16 है, ये x है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 16 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो के क्यू स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा रहेगा 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूंगा, k से k कटेगा, q से q कटेगा, स्मॉल q से स्मॉल q कटेगा। ओके, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब 9 का जो रूट निकलेगा वो प्लस और माइनस 3 निकलेगा, लेकिन हम प्लस 3 लेंगे क्योंकि इस तरफ भी प्लस और माइनस 1 निकलेगा, तो माइनस माइनस को कैंसिल करेगा। तो मैं डायरेक्ट प्लस 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का रूट निकलेगा x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 16 माइनस एक्स। दोनों तरफ प्लस और माइनस होगा तो वो कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। अब बच्चों आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 3 के साथ आ जाएगा 16 माइनस एक्स और 1 के साथ आ जाएगा x, 1 इंटू एक्स एक्स। अब देखो 16 3 क्या आएगा 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस 3x अगर इधर गया तो x प्लस 3x, 48 इज इक्वल टू 4x, और x इज इक्वल टू 48 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x हमारा आया 12 सेंटीमीटर। बच्चों x हमारा कहां से था 9Q से था x, तो आंसर जो आएगा वो भी हमारा 9Q से आएगा, तो दो ऑप्शन तो निकल ही जाएंगे। ओके, 9Q से दो ऑप्शन हमारे हैं, तो कितना आया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ 12 सेंटीमीटर। बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है एक्स फाइंड करने का। एक्स अगर आपको फाइंड करना हो तो अंडर रूट में Q1, ये हमारा है STM, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड कैसे वर्क करेगा, तो अंडर रूट Q1
√Q1 प्लस √Q2। बच्चों अगर दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हो या लाइक चार्जेस हो दोनों, तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, और इनटू में दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं यहाँ पे r, तो इनटू r हमें लगाना है। अब देखो डायरेक्टली आंसर कैसे आता है। √Q1 तो पहला हमारा 9Q है, तो √9Q, √Q1 9Q, √Q2 Q, और डिस्टेंस हमारा कितना है टोटल 16। ओके, √9 का हो जाएगा 3, √Q तो ऐसे ही रहेगा, √9 का हो जाएगा 3, √Q ऐसे ही रहेगा, प्लस √Q 3 अंडर और 16 तो है ही 16, 3 √Q अपॉन √Q हमारा निकल जाएगा कॉमन, तो बाकी बचेगा 3 + 1 × 16, √Q हमारा कैंसिल हो रहा है, और 3 × 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा आ गया आंसर 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप ये फॉर्मूला याद रख के भी इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है तो आप बस कंसेप्ट याद रखिए कि नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि F1 F2 दोनों को आपको कंपेयर कर देना है और वैल्यू डाल देनी है, तो भी हमारा आंसर आ रहा है। ओके, अब सर आप ये बताइए कि अगर रखने वाला चार्ज माइनस हो या फिर, तो भी सेम वर्क करेगा, लेकिन एक चार्ज प्लस हो एक माइनस हो, तो ये मेथड किस तरह से वर्क करेगा। तो एक JEE में क्वेश्चन आया अभी, ओके 2023 में, तो वो क्वेश्चन दिखाकर मैं आपको बताता हूँ कि अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो किस तरह से हमारा मेथड वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, आपको बहुत ही ये काम लगेगा। ओके, और मैं इसको मिटा के अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ JEE का। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक चार्जेस वाला मेथड था, अब मैं अनलाइक चार्जेस वाला मेथड आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल करके बता रहा हूँ, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ भी आ जाए। और सर कौन सा टॉपिक होगा, तो और एक टॉपिक होगा हमारा कि चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में हो और डिस्टेंस या लेंथ की बात हो तो किस तरह, सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है तो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो, अब एक हम JEE का क्वेश्चन करते हैं, JEE मेन 2023, इसमें आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, पॉइंट चार्ज Q1 वो हमारा है 4Q0 is placed at origin another point charge देखो बच्चों मैंने आपको बोला कि वो माइनस होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे, तो वो माइनस Q0 है, इज प्लेस्ड एट, वो जो है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है ओरिजिन से, 12 सेंटीमीटर। चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज Q0, हमें एक चार्ज पार्टिकल रखना है प्रोटॉन Q0, द प्रोटॉन is placed on x-axis so that the electrostatic force on the proton is 0. In this situation, the position of proton from the origin is, हमें प्रोटॉन को कौन से पॉइंट पे रखना है ताकि नेट फोर्स उसके ऊपर जो लग रहा है वो 0 हो, यानी प्रोटॉन हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, ऑप्शन लिखता हूं, 24 सेंटीमीटर वही वाला ऑप्शन है जो हमने पिछली बार किए, 23 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 12 नहीं है इस पर, 24 और 23 22 इस तरह से है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि
मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको आइडिया आ पाए कि एक हमारा पार्टिकल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और जो रिप्लेस करने वाले हैं वो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल है। तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो पहले ऑलवेज आप अच्छे से समझ सको इसलिए आपको डायग्राम माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल Q1, वो है हमारा 4Q0, सेकेंड पार्टिकल हमारा है Q2 माइनस Q0। अब बच्चों कौन सा सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है वो हम उसकी डिस्कशन करेंगे। हमें रखना है यहाँ पे प्रोटॉन को रखना है जिसका चार्ज हमें दिया है यहाँ पे Q0। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या कि मैं इस Q0 को यहाँ पे रखूं तो क्या बात बनेगी, आप मुझे बताओ, यस और नो, बताओ बताओ। अगर यहाँ पे हो तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन, और ये माइनस ये प्लस, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये सिचुएशन यहाँ करेक्ट नहीं होगी। समझ आया ना, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस को धक्का देगा और ये खींचेगा, तो दोनों का फोर्स देखो सेम डायरेक्शन में आया। यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं आनी चाहिए, ये कोर कंसेप्ट है इस टॉपिक का, डायरेक्शन अपोजिट ही आनी चाहिए, यानी ये पॉइंट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं पॉइंट यहां लेता हूं प्लस Q, यहां लूं तो क्या सिचुएशन अराइज होगी, देखो ये प्लस Q को धक्का देगा यानी कि रिपेल करेगा, ये माइनस Q इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पॉसिबिलिटी बनती है अगर मैं उसी प्रोटॉन को यहां पे लेता हूं प्लस Q, तो क्या होगा कि ये प्लस Q इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो सर दो पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, तो यहाँ बच्चों ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पे ये उसको रिपेल कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों कि अगर इन दोनों के मैं वैल्यू देखूं मैग्नीट्यूड, तो इसका 4Q मैग्नीट्यूड है और इसका सिर्फ Q0 मैग्नीट्यूड है, इसका 4Q और इसका Q है। तो वैल्यू में बड़ा कौन आया, ये, अगर ये वैल्यू में बड़ा है और डिस्टेंस भी कम, हमारा कूलम्स लॉ तो ये बताता है कि वैल्यू में जितना बड़ा उतना फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस भी जितना कम उतना फोर्स ज्यादा। तो हर तरीके से इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा फेवर्ड कर रही है, इसका फोर्स बहुत ही ज्यादा हो गया, और इसका तो डिस्टेंस इतना ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ये बहुत कम फोर्स लगा रहा होगा, अब ये लगाएगा बहुत ज्यादा फोर्स और ये लगाएगा बहुत कम फोर्स, तो बात नहीं बन पाएगी। समझ आया बच्चों, बात नहीं बनेगी, यानी ये सिचुएशन वर्क नहीं करेगा। अब ये सिचुएशन क्यों वर्क करेगा कि इसकी वैल्यू तो कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, और वैल्यू कम है तो वो वैल्यू इसके साथ बैलेंस करेगी, ये इसको बैलेंस कर पाएगा इसका फोर्स इसके साथ। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि whenever there are unlike charges, third charge should be kept near the small charge but outside the two charges। जब भी एक हमारा चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब आपको जो चार्ज है उसको कहाँ रखना है, स्मॉल वैल्यू में स्मॉल चार्ज के करीब रखना है, लेकिन दोनों चार्ज के आउटसाइड रखना है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया, और अगला वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया, तो इक्विलिब्रियम वाले सारे कंसेप्ट आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये अब मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है। अब देखो बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब मैं ज्यूम करता हूं कि जो डिस्टेंस है, देखो पिछली बार हमने ओरिजिन यहां से डिस्टेंस लिया था, आप यहां से भी ले सकते हो, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। मान लो मैंने यहां से डिस्टेंस लिया, ठीक है, तो आपको एक और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बाद में। ओके, मैं यहां से भी ले सकता हूं, अगर यहां से मैं लूं तो ये x, ये 12, तो ये क्या होगा x माइनस 12। लेकिन अभी हमारा क्या होगा, ये जो पूरा डिस्टेंस हो रहा है ओरिजिन से, याद रखना ये हमारा ओरिजिन है, यहां से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 12 प्लस x यहां तक का। ओके,
नेट फोर्स हमारा इसके ऊपर 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स 0 ले लेंगे, यानी कि F1 F2 दोनों सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन हमें नहीं लेनी है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता ही है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस इसको रिपेल करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट तो आ रही है ना। यस सर। अब देखो के Q1 4Q0 इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये हमारा Q0 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस हमारा 12 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, तो के Q0 और उसका डिस्टेंस हमारा एक्स स्क्वायर, के से के कटेगा, Q0 से Q0, Q0 से Q0 कटेगा, तो बाकी क्या बचेगा 4 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। 4 का आएगा प्लस और माइनस 2 और 1 का आएगा प्लस और माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। अब देखो बच्चों x हमारा इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो अच्छा है कि ऑप्शन 12 नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन 12 हुआ तो आप डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 12 लिखता तो थोड़ा और अच्छा होता। ओके, हमारा आंसर कहाँ से पूछा, देखो ओरिजिन से। आप अगर वापस क्वेश्चन एक बार पढ़ो, फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज 0, इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पता करना है, यानी कि एक्चुअल में हमें ये डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये डिस्टेंस तो कितना है 12 प्लस एक्स, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 12 प्लस एक्स, तो 12 एक्स की वैल्यू आई 12, 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर, तो आंसर होगा हमारा 24 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें भी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, लेकिन इसमें एक चार्ज हमारा प्लस है और एक चार्ज हमारा माइनस है, सॉरी ये रहा माइनस है, तो इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक किस तरह से यूज करनी है, शॉर्ट ट्रिक मेथड। अगर एक चार्ज हमारा प्लस हो एक माइनस हो तो अंडर रूट Q1, बस बीच में आपको माइनस लगाना है, और यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस रहेगा r, ठीक है। तो अब देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 हमारा रहेगा 4Q0, यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो माइनस Q0 का मैग्नीट्यूड है Q0 इनटू टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है 12, टोटल इन दोनों के बीच का 12 है, तो 12। अब देखिए अंडर रूट 4Q0 अंडर रूट 2Q0, अंडर रूट 4Q0 4 रूट 4 का 4 और 2 और अंडर रूट Q0 माइनस अंडर रूट Q0 इनटू 12। अब देखो रूट Q0 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस 1 इंटू 12, Q0 कैंसल, 2 2 माइनस 1 1 इंटू 12, 12 टू जा 24 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मेथड वर्क करता है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो वैल्यू हमने चार्ज रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, ओके, तो वो भी आप इस तरह से Q0 को सब्जेक्ट बना के फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक करते हैं जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। अगर चार्ज पार्टिकल हमने सस्पेंड किया हो और दोनों प्लस हो और एक चार्ज पार्टिकल टेढ़ा हो जाए, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर भी, तो वो मैं आपको कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम नीट के 2 क्वेश्चन करेंगे और एक JEE का क्वेश्चन उसके ऊपर हम करते हैं। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, पर क्वेश्चन आप करोगे तो ही तो ज़्यादा आइडिया आएगा, जितना आप कंसेप्ट को समझोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। एक बार कंसेप्ट समझ लो फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मीन्स कंसेप्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कंसेप्ट एक बार आप पक्का कर लीजिए, फिर टॉपिक के ऊपर जंप करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ओके, अब हमारा टॉपिक है
सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, मान लो कि हमने दो चार्ज को हैंग किया है, लेकिन दोनों को आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो क्या होगा, इस तरह से दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मैं थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाता हूं सस्पेंड होने के बाद वाला। ओके, अब देखो, एक चार्ज हमारा यहाँ पे है और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे है। आप बताओ बच्चों कि दोनों दूर क्यों गए, वजह क्या है, दोनों के दूर जाने की वजह क्या है। तो वजह यह है कि दोनों के ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, यानी कि यहां हमारा लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो x है, दोनों x दूरी पे हैं, तो लगने वाला फोर्स हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू के, ये भी Q ये भी Q, तो के क्यू स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे x है तो हम ले लेंगे x स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपन x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हम L ले लेते हैं, दैट इज L लेंथ स्ट्रिंग, L लेंथ है हमारी। जब बीच में रही होगी स्ट्रिंग हमारी तो भी L ही रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, थोड़ी सी लेंथ चेंज होगी माइनरली, लेकिन कॉस थीटा वाली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा एंगल बना रहा है, मान लो जो स्ट्रिंग हमारी थी वो पहले इस तरीके से थी, ठीक है, अब इस तरफ आ गई, ठीक है, और वो वाली उस तरफ चली गई, तो दोनों ने क्या किया, थीटा एंगल फॉर्म करा। अब जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 11 में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो और एकदम लाइट स्ट्रिंग हो तो दोनों एंड पे इक्वल टेंशन लगता है। तो यहाँ पे हमारा टेंशन टी लग रहा है। अब देखो, ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों 11 में कि टेंशन फोर्स अगर हमारी नाइदर ऑन एक्स नॉर वाई हो, एक्स और वाई के बीच में हो, यहाँ एंगल थीटा बना, तो आपको तो पता ही है जेड एंगल सेम होते हैं, यहाँ थीटा बना तो यहाँ भी थीटा बनेगा, तो ये थीटा यहाँ बना, थीटा तो बना, साथ साथ में उसने क्या किया, टी कॉस थीटा बना दिया, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। और हमारा ओल्ड इज गोल्ड वाला वेट फोर्स तो लगेगा ही, ये रहा mg, वो तो लग ही रहा है। ठीक है, अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया, सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल है लेकिन इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक बार दूर ऐसे हो गया, चार्ज जब तक सेम रहेगा तब तक वो ऐसे ही लटका रहेगा। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस तरफ हमारा है टी साइन थीटा, इस तरफ हमारा है कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, ऊपर हमारा है टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ है हमारा एम जी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को कंपेयर करेंगे। तो यहां हम करेंगे कंपेयरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये वाले फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हम यहां लेंगे वर्टिकल फोर्सेस, ये वाले फोर्सेस। ओके, तो कंपेयरिंग वर्टिकल फोर्सेस, अगर हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों का रेशियो लेते हैं, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 to 2, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एम जी, टी से टी टाटा,
एक्स स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा साइन अपन कॉस टेन थीटा के क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नीचे आ गया तो एम जी एक्स स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे एंगल इतना छोटा है कि आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा को नियरली इक्वल टू टेन थीटा भी ले सकते हो, या मैं सिर्फ साइन थीटा को टेन थीटा भी ले सकता हूं। तो हम यहाँ ले लेंगे टेन थीटा फ्रॉम डायग्राम टेन थीटा हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो पूरा डिस्टेंस हमारा x है, तो आधा डिस्टेंस कितना आएगा सर, ये भी पूछने वाली बात है, x/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ देखो l, ये हमारा x/2, आप साइन लोगे तो भी अपोजिट अपन हाइपोटेनस, ये भी हमने तकरीबन l ही माना हुआ है। तो tan थीटा भी हमारा क्या आएगा, x/2 होल डिवाइड बाई l। देखो बच्चों अगर एंगल वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कहीं एंगल मेंशन नहीं किया हो और एंगल दिया भी नहीं हो तो हम एंगल को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x/2l, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखो इक्वेशन 3 और इसको हम इक्वेशन 4 देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जिसको हमने इक्वेशन 4 माना है, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वही होगा जो दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2l। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं 2l को ऊपर ले लेता हूं तो 2 के क्यू स्क्वायर l अपॉन एम जी, और x स्क्वायर को मैं यहां लेता हूं तो x तो पहले से है ही, x1 इंटू x2, बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो x³ हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको एक जेडबल का क्वेश्चन करा रहा हूँ और 2 नीट के क्वेश्चन करा हूँ इसके ऊपर से, ताकि आपको आइडिया आए कि ये टॉपिक भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे बहुत अच्छे से और याद भी रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट करिए। मैं ये डायग्राम रहने दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो जेडबल में आया हुआ है, ये सब मुझे वापस ना करना पड़े और इसके ऊपर से ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं इसको रहने देता हूँ और ये टॉपिक मिटा के मैं वहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जेडबल मेन 2021 में आ चुका है ये। ओके, जेडबल मेन 2021 का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन था तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये दोनों टेनिस बॉल दिए गए हैं, चार्ज टेनिस बॉल, 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल each having mass m and charge q are suspended, दोनों को सस्पेंड किया हुआ है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। हमने भी यहाँ l लेंथ ही रखी है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन when each thread makes a small angle theta with the vertical line। सोचो बच्चों, वर्टिकल जो है ये उसके साथ थीटा क्या बना रहा है, तो मान लो ये क्वेश्चन ही हो गया हमारा पूरा। ठीक है, यही तो है। अब मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूं ताकि आप भी आइडिया ले पाओ। पहला ऑप्शन है हमारा x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर l अपॉन 2πε0 mg होल रेज़ टू 1/2
दूसरा ऑप्शन में लिखूंगा x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 जी स्क्वायर 1/3। बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि मैं आगे के ऑप्शन लिख पाऊं। मुझे तो आइडिया आ गया आंसर कौन सा है, आप भी अंदाजा लगा सकते हो, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। ये हम यहाँ पे L लेते हैं और 1/3। टू पाई एप्सिलॉन 0 एम स्क्वायर जी होल रेस टू 1/3। अब देखो बच्चों ये हमारा ऑप्शन है, आपको भी अंदाजा आ गया होगा कौन सा आंसर है। पूरा जो मेथड हमने अभी किया वही है, सिर्फ हमें क्या पूछा, सेपरेशन, तो ये सेपरेशन ही है। तो इस सेपरेशन में हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब में इधर ले लेता हूं, और के की वैल्यू क्या आती है बच्चों, यू नो दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, 2 2 जा 4, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम जी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर मैं क्यूब रूट निकाल देता हूं तो क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम जी होल रेस टू 1/3, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर दिखा ना, कौन सा आंसर आया, क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम जी होल रेस टू 1/3, यानी सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ 1/2 है, ये तो होगा नहीं, यहाँ एल स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, यहाँ एल स्क्वायर भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर मैच किया। तो इस तरीके से इस थ्योरी के ऊपर से क्वेश्चन हमारा ये आया है जेईई मेन 2021 में। अब बच्चों मैं नीट के दो क्वेश्चन कराऊंगा कि नीट में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। डायग्राम भी मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, इसको मिटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डिनोशन कर दिया गया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की ट्राई कर रहा हूँ जो पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ पाए कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उसको आप अच्छे से करना है। अगर आपके पास और भी न्यूमेरिकल्स हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं नीट का। नीट 2013 का। इसमें बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा, आपको डायग्राम से डिनोशन बता देता हूं। दो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, पहले उनको हैंग किया गया है y लेंथ से, तब हमारा डिस्टेंस है r। अब क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है कि जब उनको हम क्लैंप करेंगे आधे डिस्टेंस पे, यानी y/2 पे, तब हमारा डिस्टेंस r डैश चेंज हो जाएगा, r नहीं रहेगा, इसलिए मैंने r डैश लिखा। ये क्वेश्चन में डायग्राम दिए हुए हैं, कितना आएगा, तो हमें r डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन इज 2r/3 1/√2 r इस तरीके के हमारे ऑप्शन है। अब देखो बच्चों इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में हमारा एक रिलेशन था एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या था, एल स्क्वायर। क्या ये रिलेशन था, ओके, ये हमारा रिलेशन था, ओके। या फिर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 के क्यू स्क्वायर एल, सॉरी एल स्क्वायर नहीं था, एल था, एल अपॉन एम जी, यही था ना, ओके। तो इसका हम अगर यहाँ पे लें तो
रिलेशन क्या बन रहा है, एल और एक्स का, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू एल। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो हमारा केस है, फर्स्ट केस, उसमें ये y है तो उसको मैं ले लूंगा y1 क्यूब। सेकेंड हमारा y/2 हो गया, y2 क्यूब इज इक्वल टू, पहली पोजीशन हमारी r है, दूसरी पोजीशन को हम r डैश ले लेते हैं, r2। अब देखो r1 r2 r डैश है, r1 कितना है r, इज इक्वल टू y1 हमारा y ही है, और y2 हमारा क्या हो गया, y/2 होल क्यूब, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें, हमें r डैश फाइंड करना है यहाँ पे, ये मैंने बच्चों थोड़ा गलत यहाँ कर दिया है, यहाँ पे एक्चुअली x जो हमारा ये डिस्टेंस होता है, मैंने y रख दिया है, तो यहाँ से मैं वापस करता हूँ। देखो ऐसी गलती आप भी ना कर दो, ध्यान रखना, x जो होता है वो हमारा r होता है, तो r क्यूब अपॉन r डैश क्यूब इज इक्वल टू ये हमारा y, ठीक है, और ये हमारा y/2। अब सही है। अब देखो यहाँ पे ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, y से y मर जाएगा, r डैश क्यूब 1 और ये 2 ऊपर आ गया, 2 डिवाइड बाई 1। अब देखो r डैश हमें फाइंड करना है तो उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, नीचे r क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब ये r क्यूब हम ऊपर ले लेते हैं, तो r डैश क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब बाई 2 आ गया हमारा आंसर। हमें चाहिए r डैश, तो हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसका r डैश का क्यूब रूट r डैश, और r क्यूब का r, और 2 का क्यूब रूट ऑफ 2, तो आ गया हमारा आंसर। कौन सा मैच किया यहाँ पे, ये रहा, क्यूब रूट 2 और r बाई क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अगर आपको ये रिलेशन पता हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा था, तो स्क्वायर के साथ चार्ज का रिलेशन आता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो हम वो करते हैं जो हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन और नीट में आ सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं थोड़ा पूरा लिखूंगा क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और उसको आप, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नीट का है, नीट 2016 में फेज 1 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं लिख लेता हूँ पूरा क्वेश्चन पहले। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ, ये तो हमारी नॉर्मल लाइन रहती है, कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length L are initially at distance D। यहाँ पे क्या है बच्चों के, L की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है D के कंपैरिजन में, अपार्ट because of their mutual repulsion, the charge begins to leak from both the sphere। दोनों स्फीयर के ऊपर से चार्ज लीक कर रहा है, और दोनों अब क्या करेंगे, चार्ज लीक होने लगा मतलब अप्रोच करेंगे, अप्रोच each other with a velocity v। देन क्या होगा, v चेंज होगा, v वेराइज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस के साथ वेराई करेगा, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। यानी कि
फंक्शन x के साथ जो वेलोसिटी होगी वो किस हिसाब से वेराई करेगी, दोनों में जो चेंज आएगा वो किस हिसाब से चेंज आएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू x रेस टू 1/2, b v प्रोपोर्शनल टू x रेस टू -1/2 हो जाएगा एक, और एक आएगा हमारा -1। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब देखो बच्चों कि इसमें क्या बोला है कि दो जो हमारे स्फीयर हैं वो एक दूसरे से एक दूरी पे हैं, चार्ज उनके ऊपर हमने लगा रखा है। तो पहले तो दोनों सस्पेंडेड हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट से, चार्ज ने लीक होना स्टार्ट किया। जैसे ही चार्ज लीक होगा धीरे धीरे वो रिपल्सन कम होता जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो ये जो हमारा x डिस्टेंस है उसकी दूरी चेंज होगी और इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे ऐसे आ रहा है तो x के साथ वेलोसिटी किस तरह से वराई कर रही है, चेंज हो रही है, वो हमें पता करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही वाला लगेगा। क्या फॉर्मूला था हमारा, x³ इज इक्वल टू 2k Q² L अपॉन mg। याद होगा आपको फॉर्मूला अच्छे से। हमें इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसा बोला नहीं गया है कि मास, उसका मास भी माइनरली लीक हो रहा है चार्ज तो थोड़ा, लेकिन इक्वली लीक हो रहा है। एल हमारा लेंथ तो वही रहेगी स्ट्रिंग की, जी भी हमारा वही रहेगा, और 2k तो कांस्टेंट ही है। यानी रिलेशन आया हमारा x³ प्रोपोर्शनल टू Q² का, ये हमारा रिलेशन आया बच्चों। अब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस चेंजिंग एज वेल, चार्ज इज ऑल्सो चेंजिंग, चार्ज भी लीक हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें पता है डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, x⁻³ -1। पहले हम एक काम करते हैं बच्चों और थोड़ा इजी करते हैं इसको। इसका पहले हम क्या करते हैं, रूट निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा x⁻³ q, दोनों को मैंने रूट निकाल दिया। अब हम डिफरेंशिएट कर अप्लाई करते हैं, तो 3/2 x 3/2 -1। हमें पता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर मान लो x⁻n का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो n आगे आ जाएगा, n -1 होगा, dx/dt होगा, ठीक है। तो 3/2 हमारा आगे आ गया, x⁻³ -1, और x का होगा dx/dt प्रोपोर्शनल टू इसका होगा dq/dt। तो अब हमारा यहाँ पे हो गया 3/2 x⁻³ 3/2 -1, एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, 3 - 2 1, 1/2, ठीक है। dx/dt हमारा हो जाएगा v dq/dt। बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो हमारा ये चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं, लीक, ओके, कांस्टेंट रेट से हमारा चार्ज लीक हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हम कांस्टेंट ले लेते हैं, x⁻² इंटू v प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अब अगर हम x⁻² को नीचे ले जाते हैं और उसको ऊपर लाते हैं तो ऊपर आने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी v प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻²। तो हमारा आंसर मैच किया सी, थर्ड सी ऑप्शन, v प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻²। तो ये पूरा हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के टॉपिक्स थे बच्चों। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ करवाया है ये पूरे नोट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे, तो आप नोट्स को डाउनलोड करके, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पूरा लेक्चर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो पूरा हम डिटेल में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।